हाय सीएसजेएमयू लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेवी पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसजेएमयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सीएसजेएमयू बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के देखे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका एग्जाम आप लोगों का हो चुका है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, क्या उन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए। तो ये फटाफट से एक छोटा सा काम कर दो और फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की वीडियो में काफी टाइम से लाना चाह रहा था बट डिले हो गया बिकॉज यार कोर्ट में काफी वर्क रहता है, काफी टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्द हो सके आप तक ये वीडियो में पहुंचा सकूं। ये मैं रात में वीडियो शूट आउट कर रहा हूं एंड उम्मीद है कि आपको कल ये इवनिंग तक या मॉर्निंग आफ्टरनून तक किसी ना किसी टाइम 12-1 बजे तक कल तक मिल जाएगी ये वीडियो। सो इन टॉपिक्स में जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखो हर एक यूनिट वाइज में टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा, काफी सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा, अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। तो आज बस आपको इतना करना है कि जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को देखना है कि उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स आपके हो चुके हैं एंड कौन से टॉपिक्स आपके नहीं हुए। जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनको रिवीजन कर लो और जो टॉपिक नहीं हुए उनको एक बार जरा ध्यान से देख लेना। एग्जाम आपका काफी अच्छा होगा। तो बिना किसी देरी करते हुए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि देखो आप सीएसजेएमयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई इस तरह से अपडेट नहीं देगा। तो कहीं ऐसी अपडेट नहीं मिलेगी। तो फटाफट से क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यूट को, ताकि आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो या रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड अपडेट हो, सारी अपडेट्स आपको अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यूट पे मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखो आपका जो सिलेबस है सीएसजेएमयू एलएलबी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट का, वो सिलेबस मैंने पूरा एनालिसिस करा हुआ है। बट मैं आपको यूनिट वाइज टॉपिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको टॉपिक के अंदर से टॉपिक बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक के अंदर से आपको टॉपिक्स पढ़ने। बिकॉज यूनिट वाइज तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, आपको सीएलएपी एंड आपकी जो क्वेश्चन बैंक्स उसमें सब इसी तरह से दिया होता। बट मैं थोड़ा अलग तरह से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो आपका क्वेश्चन आता भी है और अगर पूछा भी जाएगा तो बस 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में वो भी आएगा तो आएगा। हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इतिहास, उद्देश्य और क्षेत्र बता दो संविदा अधिनियम का। बस यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इतिहास क्या आता, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है एंड स्कोप यानी क्षेत्र क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपको कवर अप कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा नेचर पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, ठीक। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे इंट्रोडक्शन में नहीं पूछेगा। देन इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रपोजल, यहां से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान जरूर रखना, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन यहां से आपके एग्जामिनेशन के आने के चांसेस है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, देखो यहां से मुझे नहीं पता कि प्रॉमिस से क्वेश्चन जो वचन है, मैंने इसको प्रपोजल के अंदर ही डाल दिया। इसको अलग से भी डाल सकता था बट मैंने इसको अंदर ही डाल दिया। देखो प्रॉमिस से मुझे नहीं पता क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉमिस है जिसके अंदर आपका प्रॉमिसर वचनदाता और प्रॉमिसी वचन ग्रहीता आता है, अगर आपने ये 3 चीजें नहीं कवर अप करी कि क्या होता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके बिना सारे काम अधूरे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत ही प्रॉमिस से हो जाएगी। प्रपोजल से तो होती है लेकिन जब तक प्रॉमिस नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस चीज को याद रखना, प्रॉमिस, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं आ सकता, बट हाँ कम चांसेस है। बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, छोटे से टॉपिक है, जरूर देख लेना, ठीक। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रपोजल से, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना। मुझे पता है तुम लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे होगे एंड उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका होगा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4-4 5-5 पढ़ने के आंसर दिए हुए हैं, वही रटते रहो, वही पढ़ते रहो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कई बार तो ऐसी फील आ रही होगी तुम लोगों को यार कि यार पास हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, कि यार एलएलबी कहीं हम कर पाएंगे या छोड़ देंगे। ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, मुझे पता है। चलो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, बट पास तो आपको करवा के रहूंगा। तो प्रपोजल के बारे में क्या, देखो एक तो आपको प्रपोजल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना, होता क्या है, जिसकी डिफिनेशन जरूर देख लेना बैरेक्ट से, ठीक। एंड बैरेक्ट लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत उसके कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना जाएगा जब भी प्रपोजल का कोई भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरह से प्रपोजल में लॉन्ग आएगा, देखो आपसे कहेगा वैलिड प्रपोजल कौन से होते हैं एंड उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ वैलिड प्रपोजल के, वैध प्रस्ताव उसके आवश्यक तत्व। यानी पहले कहेगा प्रपोजल क्या होता है, फिर प्रपोजल वैलिड प्रपोजल क्या होता है एंड जो वैलिड प्रपोजल होता भी है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से वो तत्व हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि प्रपोजल वैलिड है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी, ठीक। क्योंकि वाइड प्रपोजल भी होगा आपका, अगर वैलिड है तो वाइड भी होगा। तो वाइड के ऊपर इतना फोकस ना करते हो, अब वैलिड आप समझ लेंगे तो वाइड अपने आप ही आप कर लेंगे, ठीक।
अब इसके बाद डिफरेंस पूछ रहा है इसके बीच में प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कर लेना है, आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसके बाद आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, ये आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट के पर्पज से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आ रहा है रिवोकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आपको करना ही करना है रिवोकेशन के बारे में। रिवोकेशन में आप क्या कर सकते हैं, देखो रिवोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एंड रिवोकेशन कैसे होता है प्रपोजल का, ये दोनों टॉपिक्स आपको कल लेने आपके सेक्शंस में ही मिल जाएंगे, आई थिंक चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रपोजल के अंदर तो हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है कंसीडरेशन का। अब कंसीडरेशन में हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें आज एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, प्रपोजल, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको शॉर्ट में पता, बट उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, हो सकता है आपको ना मिले कहीं पे। कंसीडरेशन के बारे में अगर बात करते हो, कंसीडरेशन क्या होता है इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, कंसीडरेशन के बारे में आप पहले पढ़ लेंगे, देन उसके बाद उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आएंगे। सब टॉपिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कंसीडरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन का इफेक्ट एंड फॉर्मेशन, एंड कब ये होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कंसीडरेशन क्या है पढ़ लिया, एसेंशियल एलिमेंट उसके पढ़ लो। ठीक, फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंस का, इसका महत्व क्या है ये पढ़ना, कितने प्रकार के कंसीडरेशन है तो ये पढ़ना। अब यहाँ पे जो दो टॉपिक्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंसीडरेशन से आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन क्या है, यानी कौन से वो ऑब्जेक्ट हैं एंड कौन से वो कंसीडरेशन है जो लॉफुल होते हैं। ठीक, कंसीडरेशन आपका एक लॉफुल होता है, एक अनलॉफुल होता है, लेकिन कब लॉफुल होता है एंड कब अनलॉफुल होता है, कब उसका ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होगा, कब उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर मान लो आपका जो कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल है, वो विधि विरुद्ध है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। मान लो कोई कंसीडरेशन के एक अनलॉफुल कंसीडरेशन से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनना है, एक संविदा आपकी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से बननी है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उस संविदा पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कब ये अनलॉफुल हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, बार बार आपके लिए बार बार बता रहा हूँ। एक यहाँ से आपका डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एक्सेप्शंस भी आप लोग कर लेना, लॉन्ग में क्वेश्चन ये आपका आ सकता है। ठीक, तो ये यहाँ तक आपके कवर अप हो गए। अब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात आती है। ठीक, तो एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट, एक तो देखो एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक, एग्रीमेंट होता क्या है, और एग्रीमेंट करार जिसको हम लोग, एग्रीमेंट कब बनता है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, क्लियरली क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं कि वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, शून्य करार क्या होता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए आप सेक्शन 24, 25, 26, 28 एंड 30 इनको रेफर कर सकते हैं, यहीं से आपका वाइड एग्रीमेंट के क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, यही आपको मेंशन भी आंसर में करने होते हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहे व्हेन एग्रीमेंट बिकम वाइड, ये वही वाले आपके सेक्शन के अंदर ही आपके हैं, एग्रीमेंट कब वाइड हो जाता है। ठीक, फिर वाइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आपकी जो सेक्शन मैंने बताई यहीं से आपके कवर अप हो जाएंगे, तो इसको आप लोग कवर अप कर लेना, भूलना मत। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड वेगर एग्रीमेंट आपका इस शॉर्ट में आता है, तो इसको कर लेना आप लोग, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भाई आपका मेन टॉपिक, यानी मेन तो सारे थे, लेकिन यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में टॉपिक आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट काइंड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रोसीजर आपको पूरा लिख देना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन आपको पूरा लिखना। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार होते हैं, कि वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने जो मैं बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक बताए इसमें से एक भी टॉपिक मिस करा तो बहुत पछताने वाले हो तुम लोग, ये टॉपिक सारे करके जाना। आई नो ज़्यादा है बट क्या करें, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगा ही। एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी संविदा एक करार है लेकिन सभी करार संविधान, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बिकॉज देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है उससे पहले एग्रीमेंट हो जाता है, जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, हाँ लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कहने का मतलब है कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो होगा लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं
होगा, इसको एक्सप्लेन करो। तो यानी सीधी सी बात है, जब आपका एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, तब भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जब आपका अनलॉफुल हो जाएगा एग्रीमेंट, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, जो मैंने आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट के बारे में आपको सेक्शंस बताए थे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन पॉसिबल है क्या? विदाउट, बिना कंसिडरेशन के क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई एक्सेप्शन ऐसा कहती है? अगर कहती है तो किस सर्कमस्टेंस में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? इसका एक एक्सेप्शन एंड एक दो सेक्शन दिए हुए, तो इसके बारे में आप लोग मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका शॉर्ट का टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखो, यहाँ से मैंने मेजर टॉपिक्स आपको बता दिए जो आपके लॉन्ग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ से कुछ अदर टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं जो मैंने मिक्सअप कर रखे हैं, जो हर यूनिट से कुछ कुछ मैंने उठा रखे हैं। एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा सकता है। ये आपका जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट है। लॉन्ग में शॉर्ट तो एटलीस्ट इससे आएगा, समाश्रित संविदा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इंजेक्शन एंड टेम्परेरी इंजेक्शन ये आपका आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग में आता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके काइंड क्या होता है, डिफरेंस है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको प्लीज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इसके नीचे जो आपको दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा की अनुमोदन का। इसके अंदर आपको वेरियस मोड पर कितने तरीके होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी के अंदर आपके 3 डॉक्ट्राइन आते हैं, जो कि बहुत, 2 डॉक्ट्राइन, एक आप मान के चलिए डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्राउंड्स पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ये आपको होता है ना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपका एक आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जिसके अंदर आपका लिक्विडेटर डैमेजेस आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। रिमोटनेस ये शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके आता है रेमेडीज बता दो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फिर इसके बाद फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में आपको अंतर बताना होता है, ठीक। एक यहाँ से आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ सकता है कि मिस्टेक क्या होती है, भूल, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इधर ये। अब यहाँ पे एक आपकी यूनिट है जिसको मैंने, आप एक कह सकते हैं कि आपका पूरा चैप्टर है, जिसको मैंने पूरा, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हुआ है। देखो, जब हम लोग क्लासेस लगाते भी हैं तो हम इस तरह से ही स्टडी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं जब भी हम क्लासेस लगाते हैं। इस बार तो लेट हो गया, आप लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास सेमेस्टर से हम लोग क्लासेस जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखो पार्ट 6 में आपका कैपेसिटी, क्षमता की बात हो रही है। तो देखो कैपेसिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। देखो बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लग रहा होगा, लेकिन आई होप आप सभी ने अभी तक 60% तो सिलेबस पढ़ ही लिया होगा, तो उसी में से सारी चीज़ें हैं। बस आपको मैं बस जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बाकी टॉपिक तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉम्पिटेंट के बारे में पूछा जा सकता है, अनसाउंडमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है, जो आपका लॉन्ग में बन सकता है, कि लाइबिलिटी प्रोविजन एग्रीमेंट रिलेटेड टू माइनर, दायित्व प्रावधान करार आवश्यक के संबंध में। तो माइनर के संबंध में, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है या नहीं होता है, माइनर कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर की क्या लायबिलिटी होती है, माइनर के प्रोविजन एग्रीमेंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर के पर्पस से ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। फिर इसके बाद आपका 2 पार्ट में मैंने कंसेंट को डिवाइड कर दिया। एक आपकी होती है कंसेंट जो आपके सेक्शन 13 में डिफाइंड है, इसके नीचे मैंने सेक्शन भी लिख रखे। एक आपका आता है फ्री कंसेंट, ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक। कैसे मैं बताता हूँ। फ्री कंसेंट का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो फ्री कंसेंट के अंदर आपके जो सेक्शन 15 कोर्जन की बात कर रहा है, प्रतिपीड़ना, वो आ जाता है, फ्री कंसेंट होती है उसमें। सेक्शन 16 अनडू इन्फ्लुएंस की बात हो सकती है, एंड फ्रॉड की बात हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बात हो सकती है। फिर इसके अंदर आपके मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सारे सेक्शंस मैंने नंबर नोट डाउन कर रखे। अब देखो फ्री कंसेंट का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो उसके अंडर में आपको सभी टॉपिक्स मेंशन करने होंगे, इनके बारे में आपको बताना होगा। लेकिन क्या इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कोर्जन से आपका शॉर्ट आ सकता है, अनडू इन्फ्लुएंस से आपका शॉर्ट आता है, फ्रॉड से आपका शॉर्ट आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन से आपका शॉर्ट आता है, मिस्टेक एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ से आपका शॉर्ट आता है, एंड इनसे तो आपके लॉन्ग भी आते हैं। तो इस तरह से टोटल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनालिसिस आपका पीवाईक्यू बेस्ड, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, एंड जो मेरा एनालिसिस था सिलेबस का, जो मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे मैंने आपके साथ शेयर आउट कर दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट डाउन करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तभी नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।
सो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखो आपका जो सिलेबस है सीएसजेएमयू एलएलबी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट का, वो सिलेबस मैंने पूरा एनालिसिस करा हुआ है। बट मैं आपको यूनिट वाइज टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक के अंदर से टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक के अंदर से आपको टॉपिक्स पढ़ने, बिकॉज यूनिट वाइज तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, आपको सीएलपी एंड आपकी जो क्वेश्चन बैंक्स उसमें सब इसी तरह से दिया होता है। बट मैं थोड़ा अलग तरह से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो आपका क्वेश्चन आता भी है और अगर पूछा भी जाएगा तो बस 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में वो भी आएगा तो आएगा। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इतिहास उद्देश्य और क्षेत्र बता दो संविदा अधिनियम का। बस यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इतिहास क्या आता, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है, एंड स्कोप यानी क्षेत्र क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपको कवर अप कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, ठीक। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे इंट्रोडक्शन में नहीं पूछेगा। देन इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रपोजल, यहाँ से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान जरूर रखना। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनेशन के आने के चांसेस है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, देखो यहाँ से मुझे नहीं पता कि प्रॉमिस से क्वेश्चन जो वचन है, मैंने इसको प्रपोजल के अंदर ही डाल दिया। इसको अलग से भी डाल सकता था बट मैंने इसको अंदर ही डाल दिया। देखो प्रॉमिस से मुझे नहीं पता क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉमिस है जिसके अंदर आपका प्रॉमिसर वचनदाता और प्रॉमिसी वचन ग्रहिता आता है, अगर आपने ये 3 चीजें नहीं कवर अप करी कि क्या होता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके बिना सारे काम अधूरे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत ही प्रॉमिस से हो जाएगी। प्रपोजल से तो होती है लेकिन जब तक प्रॉमिस नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस चीज को याद रखना, प्रॉमिस, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता, बट हाँ कम चांसेस है। बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, छोटे से टॉपिक है जरूर देख लेना, ठीक। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रपोजल से, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना। मुझे पता है तुम लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे होगे एंड उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका होगा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4-4 5-5 पन्ने के आंसर दिए हुए हैं, वही रटते रहो वही पढ़ते रहो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कई बार तो ऐसी फील आ रही होगी तुम लोगों को यार कि यार पास हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, कि यार एलएलबी कहीं हम कर पाएंगे या छोड़ देंगे। ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, मुझे पता है। चलो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, बट पास तो आपको करवा के रहूंगा। तो प्रपोजल के बारे में क्या, देखो एक तो आपको प्रपोजल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना, होता क्या है, जिसकी डिफिनेशन जरूर देख लेना बैरेक्ट से, ठीक। एंड बैरेक्ट लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत उसके कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना जाएगा जब भी प्रपोजल का कोई भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरह से प्रपोजल में लॉन्ग आएगा, देखो आपसे कहेगा वैलिड प्रपोजल कौन से होते हैं एंड उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ वैलिड प्रपोजल के, वैध प्रस्ताव उसके आवश्यक तत्व। यानी पहले कहेगा प्रपोजल क्या होता है, फिर प्रपोजल वैलिड प्रपोजल क्या होता है, एंड जो वैलिड प्रपोजल होता भी है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से वो तत्व हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि प्रपोजल वैलिड है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी, ठीक। क्योंकि वाइड प्रपोजल भी होगा आपका, अगर वैलिड है तो वाइड भी होगा, तो वाइड के ऊपर इतना फोकस ना करते हो, अब वैलिड आप समझ लेंगे तो वाइड अपने आप ही आप कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में, प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कर लेना है, आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, ये आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट के पर्पज से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आ रहा है रिवोकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आपको करना ही करना है रिवोकेशन के बारे में। रिवोकेशन में आप क्या कर सकते हैं, देखो रिवोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एंड रिवोकेशन कैसे होता है प्रपोजल का, ये दोनों टॉपिक्स आपको कल नहीं आपके सेक्शंस में ही मिल जाएंगे, आई थिंक चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रपोजल के अंदर तो हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है कंसिडरेशन का। अब कंसिडरेशन में हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें आज एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, प्रपोजल, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको शॉर्ट में पता चल, बट उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। हो सकता है आपको ना मिले कहीं पे। कंसीडरेशन के बारे में अगर बात करते हो, कंसीडरेशन क्या होता है इसको बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। कंसीडरेशन के बारे में आप पहले पढ़ लेंगे, देन उसके बाद उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आएंगे। सब टॉपिक, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कंसीडरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन का इफेक्ट एंड फॉर्मेशन एंड कब ये होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कंसीडरेशन क्या है पढ़ लिया, एसेंशियल एलिमेंट उसके पढ़ लो, ठीक। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंस का, इसका महत्व क्या है ये पढ़ना, कितने प्रकार के कंसीडरेशन है तो ये पढ़ना। अब यहाँ पे जो 2 टॉपिक्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंसीडरेशन से आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन क्या है, यानी कौन से वो ऑब्जेक्ट हैं एंड कौन से वो कंसीडरेशन है जो लॉफुल होते हैं, ठीक। कंसीडरेशन आपका एक लॉफुल होता है, एक अनलॉफुल होता है, लेकिन कब लॉफुल होता है एंड कब अनलॉफुल होता है, कब उसका ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होगा, कब उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, ये
चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर मान लो आपका जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, हाँ, वो विधि विरुद्ध है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। मान लो कोई कंसिडरेशन के एक अनलॉफुल कंसिडरेशन से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनना है, एक संविदा आपकी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से बननी है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उस संविदा पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कब ये अनलॉफुल हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, बार बार आपके लिए बार बार बता रहा हूँ। एक यहाँ से आपका डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक्सेप्शंस भी आप लोग कर लेना, लॉन्ग में क्वेश्चन ये आपका आ सकता है, ठीक। तो ये यहाँ तक आपके कवर अप हो गए। अब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात आती है, ठीक। तो एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट, एक तो देखो एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक। एग्रीमेंट होता क्या है, और एग्रीमेंट करार जिसको हम लोग एग्रीमेंट कब बनता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। क्लियरली क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, शून्य करार क्या होता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए आप सेक्शन 24, 25, 26, 28 एंड 30 इनको रेफर कर सकते हैं। यहीं से आपका वॉइड एग्रीमेंट के क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, यही आपको मेंशन भी आंसर में करने होते हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहे व्हेन एग्रीमेंट बिकम वाइड, ये वही वाले आपके सेक्शन के अंदर ही आपके हैं, एग्रीमेंट कब वाइड हो जाता है, ठीक। फिर वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें आपकी जो सेक्शन मैंने बताई यहीं से आपके कवर अप हो जाएंगे, तो इसको आप लोग कवर अप कर लेना, भूलना मत। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड वेगर एग्रीमेंट आपका इस शॉर्ट में आता है, तो इसको कर लेना आप लोग, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से भाई आपका मेन टॉपिक, यानी मेन तो सारे थे, लेकिन यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में टॉपिक आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट काइंड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रोसीजर आपको पूरा लिख देना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन आपको पूरा लिखना। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार होते हैं, कि वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने जो मैं बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक बताए इसमें से एक भी टॉपिक मिस करा तो बहुत पछताने वाले हो तुम लोग। ये टॉपिक सारे करके जाना, आई नो ज़्यादा है बट क्या करें, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगा ही। एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदा एक करार है लेकिन सभी करार संविधान, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बिकॉज देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है उससे पहले एग्रीमेंट हो जाता है, जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, हाँ, लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कहने का मतलब है कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो होगा लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करो। तो यानी सीधी सी बात है, जब आपका एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा, तब भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जब आपका अनलॉफुल हो जाएगा एग्रीमेंट, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी जो मैंने आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट के बारे में आपको सेक्शंस बताए थे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन पॉसिबल है क्या, विदाउट बिना कंसिडरेशन के क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कह सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई एक्सेप्शन ऐसा कहती है, अगर कहती तो किस सर्कमस्टेंस में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। इसका एक एक्सेप्शन एंड एक दो सेक्शन दिए हुए, तो इसके बारे में आप लोग मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका शॉर्ट का टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने मेजर टॉपिक्स आपको बता दिए जो आपके लॉन्ग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ से कुछ अदर टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं जो मैंने मिक्सअप कर रखे हैं, जो हर यूनिट से कुछ कुछ मैंने उठा रखे हैं। एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा सकता है, ये आपका जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट है, लॉन्ग में शॉर्ट तो एटलीस्ट इससे आएगा, समाश्रित संविदा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इंजेक्शन एंड टेम्परेरी इंजेक्शन ये आपका आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग में आता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके काइंड क्या होता है, डिफरेंस है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको प्लीज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इसके नीचे जो आपको दूसरा टॉपिक दिया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा की अनुमोदन का। इसके अंदर आपको वेरियस मोड पढ़ने, कितने तरीके होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी के अंदर आपके 3 डॉक्ट्राइन आते हैं जो कि बहुत, 2 डॉक्ट्राइन, एक आप मान के चलिए डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्राउंड्स पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट का होता है ये आपको होता है ना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपका एक आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जिसके अंदर आपका लिक्विडेटर डैमेजेस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। रिमोटनेस ये शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके आता है रेमेडीज बता दो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की।
फिर इसके बाद फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में आपको अंतर बताना होता है, ठीक। एक यहाँ से आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ सकता है कि मिस्टेक क्या होती है, भूल और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये। अब यहाँ पे एक आपकी यूनिट है जिसको मैंने, आप एक कह सकते हैं कि आपका पूरा चैप्टर है जिसको मैंने पूरा, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हुआ है। देखो जब हम लोग क्लासेस लगाते भी हैं तो हम इस तरह से ही स्टडी करते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं जब भी हम क्लासेस लगाते हैं। इस बार तो लेट हो गया, आप लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास सेमेस्टर से हम लोग क्लासेस जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखो पार्ट 6 में आपका कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है, तो देखो कैपेसिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। देखो बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लग रहा होगा, लेकिन आई होप आप सभी ने अभी तक 60% तो सिलेबस पढ़ ही लिया होगा, तो उसी में से सारी चीज़ें हैं। बस आपको मैं बस जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बाकी टॉपिक तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉ में ऐसा तो कुछ नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉम्पिटेंट के बारे में पूछा जा सकता है, अनसाउंडमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है, जो आपका लॉन्ग में बन सकता है कि लाइबिलिटी प्रोविजन एग्रीमेंट रिलेटेड टू माइनर, दायित्व प्रावधान करार आवश्यक के संबंध में। तो माइनर के संबंध में माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है या नहीं होता है, माइनर कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर की क्या लायबिलिटी होती है, माइनर के प्रोविजन एग्रीमेंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर के पर्पस से ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। फिर इसके बाद आपका दो पार्ट में मैंने कंसेंट को डिवाइड कर दिया। एक आपकी होती है कंसेंट जो आपके सेक्शन 13 में डिफाइंड है, इसके नीचे मैंने सेक्शन भी लिख रखे। एक आपका आता है फ्री कंसेंट, ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक। कैसे मैं बताता हूँ। फ्री कंसेंट का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो फ्री कंसेंट के अंदर आपके जो सेक्शन 15 कोर्जन की बात कर रहा है, प्रतिपीड़ना, वो आ जाता है, फ्री कंसेंट होती है। उसमें सेक्शन 16 अनडू इन्फ्लुएंस की बात हो सकती है, एंड फ्रॉड की बात हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बात हो सकती है। फिर इसके अंदर आपके मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सारे सेक्शंस मैंने नंबर नोट डाउन कर रखे। अब देखो फ्री कंसेंट का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो उसके अंडर में आपको सभी टॉपिक्स मेंशन करने होंगे, इनके बारे में आपको बताना होगा। लेकिन क्या इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कोर्जन से आपका शॉर्ट आ सकता है, अनडू इन्फ्लुएंस से आपका शॉर्ट आता है, फ्रॉड से आपका शॉर्ट आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन से आपका शॉर्ट आता है, मिस्टेक एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ से आपका शॉर्ट आता है, एंड इनसे तो आपके लॉन्ग भी आते हैं। तो इस तरह से टोटल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनालिसिस आपका पीवाईक्यू बेस्ड, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, एंड जो मेरा एनालिसिस था सिलेबस का, जो मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे मैंने आपके साथ शेयर आउट कर दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट डाउन करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तभी नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।